Hello guys, welcome to my YouTube channel Psyched Education. Myself मुस्कान जिंदल और आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे पूरा एक चैप्टर है क्लास 12 की NCERT पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है इसमें। सबसे पहले इसमें है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एब्नॉर्मलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एब्नॉर्मलिटी क्या होता है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ऐसा क्या है जिसको हम एब्नॉर्मल कहते हैं और ऐसा क्या क्लासिफिकेशन है जिसको हम डिसऑर्डर्स में कंबाइन करते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। देन वी हैव फैक्टर्स अंडरलाइंग एब्नॉर्मल बिहेवियर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्नॉर्मल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उसको बढ़ाते हैं। And then we have major types of psychological disorders. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक एब्नॉर्मलिटी। What is abnormality? As you can see, जैसा कि नाम बताता है, एब्नॉर्मलिटी बनता है दो शब्दों से। ab plus normality, that is something which is different from the normal, something which is away from the normal. एबनॉर्मल बिहेवियर चार चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है डिविएंट, फिर है डिस्ट्रेस, फिर है डिसफंक्शन, फिर है डेंजर। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? रूल ऑफ 4 Ds: डिविएंट, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज डिविएंट? डिविएंट क्या होता है? डिविएंट का मतलब है डिफरेंट, एक्सट्रीम, अनयूजुअल, इवन बिजार, जो कुछ अलग है। डिविएंट का मतलब है जो कुछ अलग है, जो एक्सट्रीम है, या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। अनयूजुअल, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देखते हो, जो कुछ खास है। इवन बिजार, या फिर कुछ बहुत ही हटके अगर आपको कुछ दिखता है नॉर्मेलिटी से, उसको हम कहते हैं डिविएंट। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रेसिंग? डिस्ट्रेसिंग इज विच इज नॉट वेरी गुड टू योर आईज, जिसको देख के आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, या फिर खुद को जो वो पर्सन कर रहा है उसको भी कई बार वो चीजें अच्छी नहीं लगती। सो दे आर वेरी अनप्लेजेंट एंड अपसेटिंग टू द पर्सन एंड टू द पीपल अराउंड। ठीक है, उसके बाद डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल क्या होता है? कुछ भी ऐसा जो आपको आपके रूटीन लाइफ को कैरी करने में प्रॉब्लम दे। Interfering with the person's ability to carry out daily activities in a constructive way. आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अगर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ डिसफंक्शनैलिटी या कुछ कुछ तो उसमें गलत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेंजरस। डेंजरस का मतलब आपको पता ही है, जो आपके लिए या किसी और के लिए खतरनाक हो। What is the definition of abnormal behavior? अगर आपसे पूछा जाए कि एक फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी एबनॉर्मल बिहेवियर की, तो आप ये लिख कर आओगे, एबनॉर्मल बिहेवियर are the thoughts and emotion that differ markedly from a society ideas of proper functioning. कुछ भी जो आपकी सोसाइटी ने कुछ नॉर्म सेट करे होंगे, कुछ एक अनसेट रूल्स होंगे, कुछ एक बाउंड्रीज होंगी जिसके अंदर आपको बिहेव करना है, अगर आप उसके बियॉन्ड जाके कुछ कर रहे हो या कुछ सोच रहे हो या कुछ फील कर रहे हो, उसको नाम दे दिया जाएगा एबनॉर्मल बिहेवियर का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रोचेस टू व्यू एबनॉर्मल बिहेवियर। तो क्या अप्रोचेस है जिसके लिए जो एबनॉर्मल बिहेवियर, जिसको हम एबनॉर्मल बिहेवियर को देखेंगे, क्या वो दो अप्रोचेस हैं। तो पहली अप्रोच ये है डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। जो भी आपके सोशल नॉर्म्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपकी सोसाइटी के जो भी एस्टैब्लिश्ड रूल्स हैं, उससे हटकर अगर आप कुछ करोगे, डिविएट करोगे, तो आपका बिहेवियर एबनॉर्मल बिहेवियर के अंडर आ जाएगा। अब नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स वही होते हैं जो एक रूल्स एस्टैब्लिश करे जाते हैं। कई बार वो कह के बोले जाते हैं, कई बार वो बिना कहे। ईच सोसाइटी हैज नॉर्म्स विच आर स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल फॉर प्रॉपर कंडक्ट। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सोसाइटी में एक अनस्टेटेड रूल है, फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन सोसाइटी में, कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, सो दिस इज अ नॉर्म।
दिस इज अ वेरी बेसिक नॉर्म, दिस इज अ सोसाइटल नॉर्म कि ठीक है आपको बड़े दिखेंगे, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। नाउ अगर आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, या कोई टीनेज है या कोई एडल्ट है जो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसके बिहेवियर को क्या कहेंगे? एबनॉर्मल बिहेवियर। कि भाई ये बच्चा तो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं करता, इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है। तो नॉर्म से हटकर कोई भी बिहेवियर होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? दैट इज अ एबनॉर्मल बिहेवियर। फिर आ जाते हैं कल्चर पे। कल्चर क्या है? आपकी हिस्ट्री, आपकी वैल्यूज, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपकी हैबिट, स्किल्स, टेक्नोलॉजी और आपकी आर्ट। Now it is based on the assumption that socially accepted behavior is not abnormal and that normality is nothing more than conformity to social norms. तो इसके अकॉर्डिंगली, इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है कि अगर आप जो आपकी सोसाइटी ने जो नॉर्म्स एस्टैब्लिश करे, या तो आप उसकी तरह चलते जाओ, चाहे वो गलत हो या वो सही हो, तब तक आपका बिहेवियर है नॉर्मल बिहेवियर। जैसे ही आप उससे हटके कुछ करना चाहोगे तो आपका बिहेवियर एबनॉर्मल बिहेवियर के अंडर काउंट कर दिया जाएगा। ओके, अब इसमें दूसरी अप्रोच क्या है? मैलअडैप्टिव। मैलअडैप्टिव क्या होती है? कोई भी वो चीज जो आप अडैप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये अप्रोच फोकस करती है वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये वेलबींग सिर्फ वो नहीं है कि आप कैसे हो, आप अच्छे हो कि नहीं हो, ये एक्चुअली ये है, वेलबींग इज नॉट सिंपली मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल बट आल्सो इंक्लूड्स ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। कि क्या आप अपने आप को बढ़ता हुआ या अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता हुआ देख पा रहे हो या नहीं। जो भी आपकी नीड्स हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, क्या आप उसको पूरा कर पा रहे हो? देन यू आर अ वेलबींग पर्सन। Otherwise, it is a maladaptive behavior. Conforming behaviors can be seen as abnormal if it is maladaptive, that is, if it interferes with the optimal functioning. हमने पिछली स्लाइड में ये पढ़ा था कि अगर आप कुछ भी नॉर्म से हटके करते हो तो वो मैलअडैप्टिव बिहेवियर है, वो आपका जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप अंधों की तरह कोई भी चीज फॉलो कर रहे हो लेकिन वो आपकी डेली वाली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ला रही है, देन इट इज अ मैलअडैप्टिव बिहेवियर। द स्टिग्मा, दिस वर्ड इज रियली इंपॉर्टेंट। स्टिग्मा, आपको पता है एबनॉर्मल बिहेवियर से एक स्टिग्मा अटैच है, मेंटल इलनेस से एक स्टिग्मा अटैच है। कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट को देख रहे हो या फिर आप किसी डॉक्टर को देख रहे हो रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि वो शायद पागल है। एक वर्ड हम यूज करते हैं, पागल। आई डोंट थिंक दिस उसको कुछ ना कुछ स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ उससे रिलेट कर दिया जाता है। आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड थिंग टू डू। तो स्टिग्मा जो है वो एक मेंटल इलनेस से अटैच्ड है, जिसकी वजह से लोग हेजिटेंट होते हैं एक डॉक्टर या एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए, बिकॉज दे आर अशेम्ड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट का एक हिस्ट्री पढ़ें, ताकि हमें पता लगे कि आज अगर हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो कितने स्टेप से गुजर कर आया है, उसकी कितनी स्टेजेस हुई हैं, कितने आफ्टर हाउ मेनी लॉन्ग प्रोसेसेस हम इस कॉन्सेप्ट पे पहुंचे जो आज हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आता है एबनॉर्मल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ supernatural or magical forces such as evil spirits or the devil, also known as शैतान। तो ये वो अंधविश्वास है जो कि पहले लोगों में लगता था कि अगर कोई एब्नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो तंत्र मंत्र से उसको जो भी तांत्रिक होते थे कुछ पूजा पाठ करके और उनको क्या कहते थे इनके अंदर कोई भूत प्रेत की आत्मा है, कोई शैतान है और उसको निकालना बहुत जरूरी है, तो कुछ बलिदान देना पड़ेगा, या फिर कुछ भी वो ऐसी चीजें बताते थे कि लोगों को अपने अंदर से एबनॉर्मेलिटी हटाने के लिए उन्हें लगता था कि इंसान के अंदर कोई ना कोई मैजिकल फोर्सेस आ गई है, कुछ इविल स्पिरिट्स आ गई है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सॉर्सिज्म। एक्सॉर्सिज्म क्या होता है कि इन इविल स्पिरिट्स को हटाने के लिए काउंटर मैजिक और प्रेयर्स करी जाएंगी, जिसको हम कहते हैं तंत्र मंत्र।
अब in many societies, the shaman or the medicine man ओझा is a person who is believed to have contact with supernatural forces. जो भी इस चीज को करता था, प्रैक्टिस करता था, या जो बताता था कि क्या करना है, उसको क्या कहते थे, या तो उसको शमन बोला जाता था या उसको ओझा बोला जाता था. कहते थे इन्हीं की जो भी कॉन्टैक्ट्स है सुपरनैचुरल फोर्सेस से, और यही हमें इस अबनॉर्मलिटी से, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीछा छुड़वाई गई. Through the shaman, an affected person can learn which spirits are responsible for problem and what needs to be done to appease them. अब यही हमें बताएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और कैसे इन evil spirits को मनाना है जिससे कि ये शरीर को छोड़ के चली जाए. Coming to our next, biological or organic approach. Biological or organic approach is completely based on medical. तो इसका ये मानना है कि इंडिविजुअल्स बिहेव स्ट्रेंजली बिकॉज ऑफ देयर बॉडीज एंड ब्रेन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. अगर आपका बॉडी और ब्रेन एक कोऑर्डिनेशन में नहीं है, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको डिसऑर्डर है. इसके फैक्टर्स क्या क्या है? एक तो है फॉल्टी जीन्स, दूसरा है एंडोक्राइन इम्बैलेंस, तीसरा है मैल न्यूट्रिशन, चौथा है इंजरीज. फॉल्टी जीन्स मतलब आपकी जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी भी हो सकता है ये, या फिर आपकी डेवलपमेंटल पीरियड में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, प्रीनेटल डेवलपमेंट में. फिर आ जाता है एंडोक्राइन इम्बैलेंस, इसका मतलब हार्मोनल्स कुछ इशू है आपको. देन इज मैल न्यूट्रिशन, इसका मतलब कुछ डेवलपमेंटल ईयर, 18 साल तक के बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर डेवलप हो गया है. एंड लास्ट इज इंजरी, आपको चोट लग गई, आप कहीं से गिर गए, या कहीं आपको किसी को दिमाग में चोट लग गई, जिसकी वजह से ब्रेन अफेक्ट हुआ है और उसको ये डिसऑर्डर डेवलप हुआ. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, बिहेवियर हैज अ बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस. इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डायग्नोस होता है, तो वो या तो बायोकेमिकल की वजह से है, जो न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं, और या फिर वो फिजियोलॉजिकल बेसिस है, मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड है. When an electrical impulse reaches a neuron ending, the nerve ending is stimulated to release a chemical called a neurotransmitter. जब न्यूरॉन की एंडिंग को कोई स्टिमुलाई मिलता है या फिर कुछ इम्पल्स मिलता है, तो वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूरॉन का एक डायग्राम दे रखा है. तो ये जो नर्व एंडिंग से जब यहाँ पे सिग्नल आता है, तो यहाँ से नर्व एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, which are again responsible for psychological disorders, जिसकी वजह से psychological disorders हो सकते हैं according to this approach. एंजाइटी डिसऑर्डर्स अगर किसी पर्सन को है, इसका मतलब उसमें बहुत लो एक्टिविटी है कौन से ट्रांसमीटर की? गामा इम्यूनोब्यूट्रिक एसिड, गाबा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट न्यूरोट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर्स. तो you have to write gamma aminobutyric acid, GABA. Then we have schizophrenia. Schizophrenia और ये anxiety disorders, ये बहुत ही डिटेल टॉपिक्स हैं जिनको मैं आगे वीडियो में कवर करूंगी एक एक करके. So schizophrenia, excess activity of dopamine. Dopamine is again a neurotransmitter. अगर बहुत ज्यादा डोपामाइन रिलीज हो रहा है बॉडी में, इसका तो वो एक स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस करने का, एक कॉज करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है. देन वी हैव डिप्रेशन. डिप्रेशन इज लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन. सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर वो बहुत लो रिलीज हो रहा है बॉडी में, तो वो आपको डिप्रेशन कॉज कर सकता है इंडिविजुअल को. नाउ व्हाट आर द जेनेटिक फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल in developing a psychological disorder according to a biological approach. तो जेनेटिक फैक्टर्स ये कहते हैं कि जो बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, अगेन आप आगे पढ़ोगे इन डिसऑर्डर्स को डिटेल में, या फिर जो स्किज़ोफ्रेनिया और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं, मतलब ये आपको हेरिडिटरी भी हो सकता है, आपको हेरिडिटरी आपको आपकी फैमिली से मिलेगा. Now, biology alone cannot account for most mental disorders. Biology ही एक अकेला ऐसा कारण नहीं होता जिसकी वजह से mental disorders होते हैं. Of course, there are many other reasons, many other coinciding factors जिसकी वजह से आप एक mental disorder किसी भी person को develop होता है. There are environmental factors, there are many other factors which are responsible, but you cannot only find biology as the alone reason for development of any psychological disorder.
नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजिकल अप्रोच। अब हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक अप्रोच पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजी क्या होती है? थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर बिहेवियर। सिमिलरली अप्रोच में सेम चीजें यूज होंगी। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय द इनएडिक्वेसीज ऑफ मैन इंडिविजुअल थिंग्स, फील्स और परसीव्स द वर्ल्ड। आप कोई पर्सन कैसे सोचता है, कैसा महसूस करता है, कैसे अपनी दुनिया को देखता है, उसी से अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उस इंसान को हो सकती है। These models maintain that psychological and interpersonal factors have a significant role to play in abnormal behavior. जो साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं, आपके रिलेशंस कैसे हैं, आपके फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के लिए अपने टीचर्स के साथ, अथॉरिटीज के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? एबनॉर्मल बिहेवियर में। अगर जैसे कोई बच्चा है वो अपनी पेरेंट्स को, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देता, अपने टीचर्स को या अथॉरिटी, वो कोई रूल नहीं मानता, किसी चीज को ओबे नहीं करता, ही हैज अ वेरी डिविएंट रूल, मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें जो है हॉस्टाइल नेचर का जो बच्चा होता है, दैट इज एन एबनॉर्मल बिहेवियर। देन इज फैक्टर्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो एक अबनॉर्मल बिहेवियर को जो है डेवलप कर सकते हैं? तो फैक्टर्स है मैटरनल डेप्रिविएशन, दैट इज सेपरेशन फ्रॉम मदर। अगर बच्चे को पैदा होते ही अपनी मम्मी से अलग कर दिया गया हो, या उसकी मदर की डेथ हो गई हो, या फिर उसको इतना प्यार ना मिला हो अपनी मदर से, नेग्लिजेंस हो बहुत ज्यादा, उसकी वजह से भी एक डिसऑर्डर बच्चे के अंदर जो है डेवलप हो सकता है। फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, अगर पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा ना हो, रिजेक्शन हो, ओवर प्रोटेक्शन हो, ओवर परमिसिवनेस हो, बच्चे को हमेशा बोल दिया जाता हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, यू स्टैंड नो वेयर इन दिस वर्ल्ड, या फिर बहुत ही ओवर प्रोटेक्टेड पेरेंट्स हो कि हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम टेंशन मत लो, या फिर ये नहीं करना, वो नहीं करना, या ओवर परमिसिवनेस हो, फॉल्टी डिसिप्लिन हो, मैल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स हो, बहुत ज्यादा फैमिली इश्यूज हो, इनएडिक्वेसी और डिस्टर्ब फैमिली हो, अल्कोहलिक फादर हो, या डिप्रेस्ड मदर हो, या सीवियर स्ट्रेस हो डेवलपमेंटल ईयर्स में, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को जन्म दे सकते हैं। दिस इंक्लूड साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड ह्यूमन एक्सिस्टेंशियल मॉडल। साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर कौन कौन से मॉडल्स आते हैं? साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड ह्यूमन एक्सिस्टेंशियल मॉडल। साइकोडायनामिक हो गया आपका फ्रॉइड वाला, जिसमें वो इट ईगो सुपर ईगो की बात करता है। बिहेवियरल में आपका आ गया वो वाला मॉडल, क्या कहते हैं, बिहेवियर को स्टडी करने वाला मॉडल, जिसमें बताया गया है कि जो आप फॉल्टी बिहेवियर लर्निंग, या फिर स्किनर की या पैवलो की इसमें लर्निंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। फिर आगे आपका कॉग्निटिव, कॉग्निटिव में क्या आ गया? थॉट्स, योर मेमोरी, रीजनिंग, व्हाट यू थिंक। एंड ह्यूमन एक्सिस्टेंशियल मॉडल में आ गया आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को आप किस तरीके से, वो आपने एक पिरामिड पढ़ा होगा ना, हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो का, इसमें वो आ गया। ठीक है, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच। ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच जो है वो बेसिकली डेवलप करी थी प्लेटो ने। दिस इज इंपॉर्टेंट, किसने डेवलप करी थी ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच? प्लेटो ने। He viewed disturbed behavior as arising out of conflicts between emotions and reason. इसने बोला, प्लेटो ने ये बोला कि जो भी आपका डिस्टर्ब्ड बिहेवियर है वो आपकी इमोशंस और रीजंस के बीच के जो लिंक है, अगर वो डिस्टर्ब्ड है ना, तो आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर पक्का डेवलप होगा। अगर आप उदास हो लेकिन आपको उसका रीजन नहीं पता लग रहा, या आप बहुत खुश हो लेकिन आप उसका रीजन नहीं जा पा रहे, तो हो सकता है आपको तो किसी को मेनिया हो, मेनिक हो, या उदास है तो हो सकता है डिप्रेशन हो। ठीक है, गेलन elaborated on the role of four humors in personal character and temperament. According to him, इसमें एक दूसरा important person है गेलन, जिन्होंने 4 humors की बात करी है। And according to him, the material world is made up of 4 elements: earth, air, fire and water, which combine to form 4 essential body fluids: blood, black bile, yellow bile and phlegm. ये हम ऑलरेडी पर्सनालिटी में सारा कुछ कर चुके हैं।
अगर इसमें कोई भी इश्यू होता है, आपके जो एलिमेंट्स है या आपके जो फ्लूइड्स है, अगर इनमें कोलैबोरेशन नहीं होता या फिर ये ढंग से फॉर्म नहीं हो पाते, तो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो किसी भी पर्सन को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फॉर्म हो जाता है। रेनेसां पीरियड, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही रिफॉर्म लाने वाला एक पीरियड आया था, जिसको हम कहते हैं रेनेसां पीरियड। रेनेसां पीरियड आया था 17th और 18th सेंचुरीज में, और इसको एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट भी कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि इस पीरियड में आके पीपल वर एक्चुअली फाइंडिंग द जेन्युइन रीजन बिहाइंड द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इस पीरियड को हम रिफॉर्म मूवमेंट भी कहते हैं, इंक्रीज्ड कंपैशन फॉर पीपल सफरिंग डिसऑर्डर। इसमें हेट्रेड की जगह उनके लिए कंपैशन आ रहा था, उनके लिए एम्पैथी, उनके लिए सिंपैथी आ रही थी कि कैसे हम इन लोगों को ठीक करें, रादर देन उनको हम अलग से एक असाइलम में न डाल दें, या हम इनको अलग से हम इनको शमन के भरोसे ना छोड़ दें, हम इन्हें कैसे ठीक करें। सो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। Deinstitutionalization means placed emphasis on providing community care for recovered mental individuals. आप इनको अलग से ना छोड़ के इनकी अलग कम्युनिटी मत बनाओ, लेकिन आप एज अ कम्युनिटी इनको केयर दो, ताकि ये अपने जो भी इनका डिसऑर्डर है, जो भी इनका डिस्टर्ब बिहेवियर है, उसको वो ठीक कर सके। Next is psychosocial approach. There has been a convergence of these approaches which has resulted in interactional और biopsychosocial approach. अब ये तीनों approaches को combine करके एक approach बनाई गई, जिसको या तो आप कह सकते हो interactional approach या आप कह सकते हो psychosocial, biopsychosocial approach. इसमें तीनों फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, तीनों फैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एक्सप्रेशन ऑफ एंड द आउटकम्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये था हमारा सारा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसमें हमने पढ़ा बायोलॉजिकल अप्रोच, इसमें हमने पढ़ी ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, इसमें हमने पढ़ी साइकोलॉजिकल अप्रोच, इसमें हमने पढ़ी बायोसाइकोसोशल अप्रोच, जिसमें तीनों ही अप्रोचेस कंबाइन हो गए, और हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको इंटरैक्शनल अप्रोच भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिसऑर्डर खत्म होता है। आगे हम करेंगे डिसऑर्डर्स की बात, तो इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी एंजाइटी डिसऑर्डर्स पे, जिसमें मैं आपको ओसीडी और पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट।